हे दोस्तों, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। हम कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पे एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फिनेंशियल्स। और फिनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है अथवा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। साल था 1945 का, जब पूरे भारत में पाकिस्तान के नाम पे दंगे हो रहे थे और इसी बीच एक चवारिया फैमिली कराची से भागते हुए लैंड करते हैं पूना में लैंड करने के कई महीनों बाद तक उनके पास न रहने खाने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी, पर किसी तरीके से उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल स्टोर स्टार्ट किया। मोस्टली केपी चवारिया और पीपी चवारिया ने स्टोर स्टार्ट करते ही कुछ ही महीनों में वो चल पड़ा और उनको उनका पहला ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिकल डिफेंस डिपार्टमेंट से मिला, जो उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि उनका ऑर्डर काफी बड़ा था, जिसके कारण उन्होंने सीधा का सीधा मैन्युफैक्चरिंग में इंटर किया और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे 1956 आते आते इनका प्रोडक्ट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होने लगा। चवारिया फैमिली इसे एक अलग ब्रांड देने के लिए नाम दी फिनोलेक्स, जिसका बेसिक मतलब है फाइन, फ्लेक्सिबल एंड ओ फॉर आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल डिवीजन में काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग में इंटर करते ही अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को बढ़ाने और एफिशिएंसी को ज़्यादा बेहतर करने के लिए कंपनी ने काफ़ी विदेशी कंपनियों के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया। और धीरे धीरे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करते हुए इलेक्ट्रिकल केबल से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में गई, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल पाइप्स और फिटिंग्स में इंटर किया और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। कई सालों तक काम करने के बाद फाइनली कंपनी 1981 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है और महज 2 ही सालों में पब्लिक से पैसा भी उठाती है और फिर से रैपिड एक्सपेंशन शुरू करती है। कंपनी का जो पाइप्स और फिटिंग्स डिवीजन है, कंपनी ने उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए धीरे धीरे 1987 से ही पीवीसी रेजिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए और या फिर किस कंपनी पर हम एनालिसिस का अगला वीडियो बनाएं। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी को मोस्टली 2 सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे पहला पाइप्स और फिटिंग से और दूसरा पीवीसी रेजिन से। अब आप में से बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कंपनी तो स्टार्ट की थी वायर्स और केबल से, तो वो डिवीजन कहाँ गया। अगर आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि फिनोलेक्स का 2 डिवीजन है, 2 अलग अलग कंपनी काम करती है। एक तो फिनोलेक्स केबल जो मोस्टली केबल का काम करती है और दूसरा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो मोस्टली पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स और रेजिन का काम करती है। तो ये 2 अलग अलग बिजनेस है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का, जिसको लगभग 58% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है पाइप्स और फिटिंग से और लगभग 42% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है पीवीसी का रेजिन बेचने से। तो अब ये दोनों है क्या, कैसे आया, कहाँ से बना, चलिए इसको बेसिक तरीके से समझते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल से स्टार्ट करें तो कंपनी का जो मेजर रॉ मटेरियल है वो है क्रूड। कंपनी का मेजर रॉ मटेरियल है ईडीसी, इथिलीन डाइक्लोराइड, या फिर वीसीएम बोलेंगे, जिसको विनाइल क्लोराइड मोनोमर बोलते हैं, पीवीसी, इथिलीन या नेथलेट या फिर NaCl। अगर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को देखें तो ये मोस्टली बनता है क्रूड ऑयल से, जो इंडिया में नहीं बाहर प्रोड्यूस होता है। तो मोस्ट कहने का बेसिक मतलब ये है कि कंपनी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करने का घाटा बेसिकली 3 होता है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होता है, दूसरा करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, तीसरा क्रूड प्राइसेस फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से कंपनी को हैविली इंपैक्ट पड़ता है ये तीनों पॉइंट। अब रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट हो जाता है, कंपनी उसको शिफ्ट करती है अपने रत्नागिरी प्लांट में और वहाँ कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट करने में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है उसको कंपनी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है, क्योंकि आपको क्लियरली दिखेगा कि पहले जितना कंपेरेटिवली खर्च हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स का जितना खर्च हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी, अब सेल्स तो इंक्रीज कर गया लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च वो घट गया, बिकॉज कंपनी खुद प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। रत्नागिरी प्लांट में पीवीसी कन्वर्ट हो जाता है पीवीसी रेजिन में। ये पीवीसी रेजिन वही है जिससे कंपनी को लगभग 42% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी से मार्केट में नहीं बेचती है, कंपनी से दूसरे कंपनियों को बेचती है जो कि पीवीसी का यूज करके कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे वायर के ऊपर हम केबल देखते हैं वो बनता है, या फिर दूसरे कंपनी जो वायर्स, पाइप्स और फिटिंग्स में काम करती है तो उनको बेचती है। कहने का बेसिक मतलब ये है कि कंपनी इस सेगमेंट में B2B सेगमेंट में काम करती है, जिसके कारण इसका मार्जिन कम होता है। लेकिन जब आप क्लियरली इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 42% रेवेन्यू जनरेट करती है ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में इसका परसेंटेज देखिएगा तो वो लगभग 80%, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए पीवीसी रेजिन का प्रोडक्शन करके खुद बेचना शुरू किया, वो काफी बढ़िया स्टेप है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के लिए। तो B2B सेगमेंट में काम करने की वजह से कंपनी को एक ब्रांड डेवलप नहीं कर सकती, जिसके कारण होगा ये कि काफी ज्यादा इंटेंस कंपटीशन इस सेगमेंट में होगा। जैसे इस सेगमेंट में ही रिलायंस काम कर रही है तो काफी इंटेंस कंपटीशन होगा। इस सेगमेंट में जो भी प्लेयर काम करेंगे वो मोस्टली वॉल्यूम के बेसिस पे एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी को मार्जिन तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कंपनी काफी अच्छे तरीके से इस कमोडिटी बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है और काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और इस सेगमेंट में पीवीसी रेजिन के सेगमेंट में कंपनी लगभग 18 to 20% ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप्चर करके बैठी है, जो कि काफी बड़ा बात है कि बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठी है। अब हम बात करते हैं पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स का।
कंपनी इसमें B2C सेगमेंट में काम करती है। कंपनी करती है क्या, जो पीवीसी रेजिन बना है उसको कन्वर्ट करती है पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स में। कंपनी पीवीसी रेजिन को फिर शिफ्ट करती है खुद का रत्नागिरी प्लांट, पूना प्लांट और मनसार प्लांट में, जहां वो कन्वर्ट करती है पीवीसी रेजिन को पाइप्स और फिटिंग्स में। पाइप्स और फिटिंग्स भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है। आप ये लिस्ट देख लीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बहुत अलग अलग तरीके का पाइप्स और फिटिंग्स होता है और कंपनी लगभग सारा में काम करती है। कंपनी का मोस्ट ऑफ द पाइप्स और फिटिंग्स जो बिकता है मोस्टली एग्रीकल्चरल वर्क की वजह से होता है। मैनेजमेंट का कहना है कि मोस्टली 70% के आसपास का जो रेवेन्यू जनरेट होता है इस सेगमेंट में वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल वर्क से होता है और बाकी बचा हुआ 30% अदर से होता है, जो कि हम लोग घर में यूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर घर में जो हम लोग पानी सप्लाई करते हैं उन सब में जो यूज होता है उससे कंपनी को लगभग 30% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिनोलेक्स इस सेगमेंट में पाइप्स और फिटिंग सेगमेंट में लगभग 9 से 10% के आसपास का मार्केट को कैप्चर करके बैठी है। दो कंपनी को इससे रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 58%, लेकिन अगर प्रॉफिट में हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो वो लगभग है 20%, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी पाइप से फिटिंग से बेटर तो पीवीसी रेजिन को बेचना शुरू करे, क्योंकि वहाँ मार्जिन भी बेटर है और काफी बढ़िया तरीके से वो चल भी रहा है। बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे कंपनी ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकती। और इस सेगमेंट में भी पाइप्स और फिटिंग सेगमेंट में भी कंपनी को जो सबसे ज्यादा कंपटीशन वो रिलायंस से ही है, क्योंकि रिलायंस अभी तुरंत कैप्चर किया है सिंटेक्स को, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो उसको कॉम्पीट करे। साथ में जो अदर कॉम्पिटिटर है अस्त्रा पॉलिटेक, वो काफी अच्छे तरीके से अपना रेवेन्यू को जनरेट किया है और ग्रो भी कर रहा है, जो उसका मार्जिन कम है लेकिन फिर भी काफी अच्छे तरीके से वो जनरेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे सेल्स का। पिछला 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रो किया है CAGR ऑफ 5 to 6%, जबकि अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट ग्रो किया है CAGR ऑफ 28 to 29%, जो कि काफी ज्यादा है, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी का मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखिएगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि 2016 के बाद कंपनी का मार्जिन काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ है और इसका होने का रीजन भी है। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। ये आपको क्लियरली दिखेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 5% इंक्रीज कर गया 2016 में, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी को 5% कम प्राइस पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन एक्सपेंड किया है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं विद इसका कॉम्पिटिटर अस्त्रा पॉलिटेक में भी आपको क्लियरली 2016 में कुछ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज दिखेगा जीपीएम में। साथ में हम देखें तो कंपनी का डेट भी काफी एब्रप्टली डिक्रीज हुआ 2016-17 में, और कंपनी ने कंसोलिडेट भी किया अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। साथ में कंपनी ने अपना पावर कंजप्शन जो होता है उसको खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिससे कि कंपनी का खर्च बचा। साथ ही कंपनी ने ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसके कारण उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया। कहने का बेसिक मतलब यह है कि कंपनी का इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ गया। एक प्रोडक्ट को जहां बनाने में 1 रुपया लग रहा था, वहीं अब अगर 100 प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको 100 रुपया नहीं, कम से कम 10-12 रुपए का बचत होगा। कहने का बेसिक मतलब ये है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली यही होता है। तो ये सब बेसिक रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का आपको मार्जिन एक्सपैंड होते दिख रहा है 2016-17 के बाद से। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज सीखने को मिलता है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आप किसी के हार्ड अर्न मनी को शेयर मार्केट में डूबने से बचा सके इस वीडियो को भेज के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ रिसर्च किए अंदाजी पैसे को फेंक देते हैं। तो हो सकता है कि आप उनके पैसे को बचाने में हेल्प करें। ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% प्लस है, और अगर ट्रेंड देखें तो ये पॉजिटिव है, मतलब कंपनी अपना जो शेयर होल्डिंग स्टेक है वो इंक्रीज किया, भले थोड़ा ही लेकिन इंक्रीज किया है। और अगर रेम्यूनरेशन का बात करें तो रेम्यूनरेशन पहले थोड़ा सा हाई था, अब लगभग 5% से अंडर हो गया, तो हम बोलेंगे ठीक ठाक लेवल पर रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट को। जो हमको दिक्कत मैनेजमेंट में लगा वो ये है कि जब हम ये वीडियो देख, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में बताया गया है कि मैनेजमेंट जो प्रोमोटर है उनके बीच में हमेशा कोल्ड वार होते रहता है, जो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से काफी खराब है। क्योंकि पीपी चवारिया और डीपी चवारिया दोनों स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक बिजनेस को, और दोनों का बिजनेस स्प्लिट कर गया है। दोनों के बेटे अभी चला रहे हैं, एक चला रहे हैं इलेक्ट्रिकल केबल का बिजनेस और दूसरे चला रहे हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज को। तो दोनों अलग अलग चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्टेक ओन करते हैं वो एक दूसरे का ओन करते हैं, जो काफी बार एक दूसरे को ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन देने के लिए मजबूर करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी को चेंज करना है या किसी को लाना है तो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, जो काफी खराब बात है, जो हमको इस वीडियो में देखने से पता चला। ये तो था ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ डेट। कंपनी का डेट का बात करें तो ठीक ठाक लेवल पे हमको लगता है, क्योंकि 200 करोड़ और प्रॉफिट है लगभग 600-700 करोड़ के आसपास, तो कंपनी मैनेजेबल लेवल पे रखा है डेट को। अब हम बात करते हैं कंपटीशन का। कंपनी का जो रेजिन सेगमेंट में है वो मोस्टली कमोडिटी बिजनेस है, और वहाँ पे कंपटीशन आसानी से हो सकता है, बस कंपनी वॉल्यूम पर खेल कर रही है। और जहाँ तक बात है पाइप्स और फिटिंग्स का, तो कंपनी का पाइप्स और फिटिंग बिजनेस उतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है अगर हम इसको कंपेयर करें विद अस्त्रा पॉलिटेक से। ओवरऑल कहने का मतलब है कि कंपनी काफी हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी है, और कंपनी उतने अच्छे तरीके से अपना जो ब्रांडेड सेगमेंट में उसको ग्रो नहीं कर पा रही है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो कि मुझे ठीक ठाक नंबर पे लग रहा है, क्योंकि इस तरीके का बिजनेस लगभग इतना ही आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड देता है। अगर हम अस्त्रा पॉलिटेक को भी देखें तो हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करता है। बात करें डेट टू इक्विटी का, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी लगभग 0 है। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो का।
कंपनी को पिछले 10 सालों में लगभग प्रॉफिट हुआ 2700 करोड़ के आसपास, और कंपनी उसमें से लगभग कैश में कन्वर्ट किए 3500 करोड़, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कैश में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है। और अच्छा बात यह है कि कंपनी लगभग 1/3 को डिविडेंड में दे देती है, जो काफ़ी बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट रहा है लगभग 600 करोड़। अगर 600 करोड़ के हिसाब से अगर हम कंपनी को 10 to 20 का फ्री मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आएगा अराउंड 6000 to 12000 करोड़। और अगर हम ऑनर्स अर्निंग के थ्रू निकाले तो मेरे फ्री कैश फ्लो के अनुसार कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है अराउंड 5000 to 6000 करोड़, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी अपने फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही घूम रहा है। लास्टली हम एक दो पॉइंट जो हमको थोड़ा सा दिक्कत लगा, जिसके वजह से हमको लगता है कि मार्केट इसको इतना लो पी मल्टीपल दे रहा है। लगभग ये हमेशा से ही 10 to 20 का बीच के पी मल्टीपल में मूव करता है। तो सबसे बड़ा पहला दिक्कत है कि मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, किसी डायरेक्टर को लाना, इंटर कराना या बाहर निकाला, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। दूसरा, मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट इंक्रीज हुआ है, तो हमको ये सस्टेनेबल नहीं लगता है। कितना दिनों तक ये सस्टेन कर पाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा, कंपनी को जो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट 80% प्रॉफिट होता है वो पीवीसी रेजिन को बेचने से होता है, जो मोस्टली ब्रांड सेगमेंट में नहीं आता है, वो जो B2B सेगमेंट में काम करती है। तो यहाँ पे कंपटीशन आसानी से कोई भी आ सकता है, क्योंकि जहाँ पे आपका ब्रांड नहीं रहेगा वहाँ पे कोई भी आके आराम से प्रोडक्शन करके आपसे कॉम्पीट कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से हमको लगता है कि इतना लो मल्टीपल इसको मिल रहा है और शायद मिलता भी रहेगा। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आया तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट करें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।